मेरा नाम सौरभ है। पेशे से मैं एक टीवी जर्नलिस्ट हूँ। बतौर प्रोफेशनल फील्ड पर काम करना हर जर्नलिस्ट का सपना होता है। जाहिर है मेरा भी है। एक यूथ रिपोर्टर के तौर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस दे सकती है और शायद ये मेरे लिए जिंदगी बदलने वाला तजुर्बा भी हो सकता है। अपने करियर की शुरुआत से ही मुझे लोगों से मिलना और उनको सुनना अच्छा लगता रहा है। इससे मैं उनकी परेशानियों को समझ पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स सुलझाई नहीं जा सकती, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट उन सभी को सुना जाना और दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है। ऐसे कामों के लिए एक जरिया बनना मुझे सच्ची खुशी देगा। हम सभी का एक डेली रूटीन होता है, रोजाना की आम जिंदगी, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर वाली। ऐसे में सामने कोई नया टास्क, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए तो एक एक्साइटमेंट तो फील होती ही है, लेकिन जल्द ही आप खुद पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी महसूस करने लगते हैं। हालांकि ये खुद को साबित करने का एक मौका भी हो सकता है। मैंने ऐसा कोई काम पहले कभी नहीं किया। हम चारों में से कोई भी प्रोफेशनल एंकर या रिपोर्टर नहीं है। ऐसे में फर्राटेदार जुबान बोलना या तेजी से सवालों को दागना एक चैलेंज होगा, खासकर मेरे लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि रॉ होना कई बार रियल लगता है। आप बनावटी नहीं लगते। इससे एक राब्ता जुड़ सकता है सामने वाले शख्स और आपके बीच। हमारी कोशिश भी यही होगी। युवा वोटर, युवा रिपोर्टर एक ऐसा शो है जो युवाओं के लिए और युवाओं के जरिए बनाया गया है। इस शो में हमारे 4 युवा रिपोर्टर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और युवा वोटर्स के दिल की बात सामने लाएंगे। समय सुबह के 9 बजे, फुटबॉल ग्राउंड, सिवनी। जिस मैदान पर मैं खड़ा हूँ वो न जाने कितने ही लोगों के नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। सिवनी के रहवासी दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, ये खूबसूरत मैदान उनकी यादों का हिस्सा बना रहता है। इनमें शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यहाँ खेला न हो, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक न की हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ गप्पे न मारी हो। जब मैं इस समतल मैदान और इसकी मुलायम घास पर चला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी छोटे शहर के खेल मैदान पर नहीं, बल्कि किसी वेल मेंटेन नेशनल ग्राउंड पर हूँ। मैं शहर के उन युवाओं से यहाँ मिलने पहुँचा हूँ जो सिवनी में स्पोर्ट फैसिलिटीज़ पर अपनी राय सामने रख सकें। मेरे साथ इन लड़कों में से ज़्यादातर फुटबॉल प्लेयर हैं। मैं जब इस ग्राउंड पर एनर्जी से भरा हुआ हूँ तब राजकुमार से मेरी बात होती है। अब जैसे कि ये शहर है सिवनी, तो यहाँ पे मैदान है फुटबॉल का, लेकिन गाँव में यहाँ ऐसे फुटबॉल के मैदान नहीं देखने को मिलते। तो जो खेलने के लिए आएंगे वो सिवनी पर आ सकते हैं, बाकी गांव में नहीं खेल सकते। इसके कारण क्रिकेट जैसे गेमों को बढ़ावा मिल रहा है। राजकुमार का ऐसा सोचना गलत नहीं है। देश में क्रिकेट के सामने फुटबॉल की पॉपुलैरिटी कहीं नहीं ठहरती। इसमें सुविधाएं कम हैं। शायद इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम इस खेल में अभी और बेहतर करेंगे। अगर हर जिले में ऐसे 2-3 मैदान होंगे तो इससे हमारी फुटबॉल और बेहतर होगी। इन लड़कों के कोच वाकई में बधाई के पात्र हैं। वो अपनी लगन, मेहनत और जुनून से इस खेल को यहाँ मजबूती दे रहे हैं। सुबह के 10 बजे, सर्किट हाउस, बालाघाट। एक सवाल जो सबके मन में उठ सकता है वो ये कि इस शो की शुरुआत के लिए हमने बालाघाट को ही क्यों चुना। जाहिर है ये एक ऐसा जिला है जहाँ की तासीर में ही पॉलिटिक्स घुली हुई है। यहाँ नौजवान राजनीति से चेहरा नहीं फेरते, बल्कि उससे आंखें मिलाते हैं। यहाँ भरपूर खनिज हैं, मीलों लंबे जंगल हैं, खेती के लिए पानी है। सबसे अहम बात, अच्छा माहौल और क्लाइमेट है। फिलहाल यहाँ गुलाबी ठंड को महसूस किया जा सकता है। हल्की गुनगुनी धूप अच्छी लगने लगी है। इस बीच मुझे इंतजार है एक ऐसे शख्स का जिनसे बालाघाट पर पुख्ता जानकारी मिल सकती है। निशान बिसेन बालाघाट में ही पले बड़े हैं। वो बंसल न्यूज के लिए महाकौशल ब्यूरो हेड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस शहर के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल नेचर को जानने के लिए वो एक मौजूद शख्स हैं। शहर के सर्किट हाउस पर उनसे मेरी मुलाकात होती है।
बालाघाट विधानसभा की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल गौरीशंकर बिसेन विधायक हैं। गौरीशंकर बिसेन 1985 से लगातार विधायक हैं और 7 बार एमएलए रहे हैं और इसके अलावा 2 बार सांसद रहे हैं। इस वक्त वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस से अगर हम बात करें तो कांग्रेस से उनके मुकाबले कांग्रेस उनकी घेराबंदी करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अब कितनी कामयाब होगी उसकी तैयारियों को भी देखना पड़ेगा। बहरहाल सम्राट सिंह सरस्वार हैं जो कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो तैयारियों में लगे हैं विधानसभा की अगर बात करें तो। इसके अलावा और अन्य भी युवा नेता हैं जो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अनुभा मुंजारे जो कि समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, लंबे समय तक यहाँ पर नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं, उनका भी एक बड़ा प्रभाव है, तो तीसरी शक्ति के रूप में वो भी इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ रखती हैं। सुबह के 11 बजे बरघाट। किसी नई जगह पर जाने से पहले ही उसे लेकर आपके जहन में कुछ खास तस्वीरें बनने लगती हैं। बरघाट पहुंचने तक मेरे दिमाग में भी इस इलाके की एक टिपिकल इमेज डेवलप हो रही थी, लेकिन जब मैं इस सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग में पहुंची तो असलियत मेरी सोच से बहुत अलग थी। सच कहूं तो मैंने इस इलाके में ऐसी इमारत या मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने कभी ग्रामीण जिंदगी को करीब से नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता था कि गांवों और कस्बों में स्कूल्स या कॉलेजेस की इमारतें टूटी फूटी और गंदगी लिए होती होंगी, पर यहाँ तो कम से कम ऐसा नहीं था। मुझे तो यहाँ से बड़ी अच्छी वाइब्स मिल रही थी। जब आप किसी चीज को लेकर प्रेजुडाइज होते हैं और फिर गलत साबित हो जाते हैं तो मन में एक फील गुड सा होने लगता है। कॉलेज के इस गलियारे से गुजरते हुए मैंने इसे महसूस किया। इस कॉलेज में स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। मुझे इनकी प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशंस और आइडियाज पर इनसे सवाल करने थे, ऐसे सवाल जो कि स्टूडेंट्स रहते हुए मेरे मन में भी कई बार उठे। मैं जानती थी कि इनसे अच्छी बातचीत तभी हो पाएगी जब ये लोग मेरे साथ दोस्ताना महसूस करेंगे। सबसे पहले मैंने इन सभी को इस शो के कंसेप्ट को समझाना शुरू किया और अच्छी बात ये रही कि ये सारे लोग मुझे ध्यान से सुनने लगे। सरकार बरसों से इस कोशिश में है कि देश और सूबे के हर एक गांव, हर एक कस्बे के बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुंचे। शायद शिक्षा पहुंच भी रही है, लेकिन क्या सभी बच्चे शिक्षा तक पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं 20 किलोमीटर से आती हूँ यहाँ पर और डेली ऐसे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब क्लास भी मिसेस होती हैं, डेली आना बहुत टफ हो जाता है और फिर टीचर्स भी अच्छे हैं बट फिर भी वो फैसिलिटीज़ और ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए आप यहाँ पर बीएससी कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से फिर सिवनी जाना पड़ेगा एमएससी के लिए, तो फिर और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पर डे। हम बहुत दूर से आते हैं और वहाँ कहते हैं पुल नहीं बना है और पानी आ जाने के कारण हम कई दिन तक नहीं आते, तो पुल बने ये हमारी समस्या है। केवल टूटे पुल, खराब सड़कें और बढ़ती फीस ही स्टूडेंट्स और उनके एजुकेशन के बीच प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती, बल्कि कई और भी वजह हैं जो इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। मसलन छात्राओं की परेशानी को ही लीजिए। कई लड़कियां सिर्फ इसलिए पढ़ाई जारी नहीं रख पाती क्योंकि कॉलेज आते जाते गली के मनचले उन्हें छेड़ते हैं। प्रॉब्लम इस वजह से है कि रास्ते में मतलब कुछ लड़के लोग कुछ बोलते हैं तो छेड़ते रहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में बस हो गया। और अच्छा, तो किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया कभी, पुलिस ने या कि प्रशासन ने? मैम लेते हैं लेकिन फिर बाद में बंद कर देते हैं ये प्रॉब्लम को, बस हो गया। जब इन हंसती मुस्कुराती लड़कियों को देखती हूँ तो सोच में पड़ जाती हूँ। एजुकेशन जैसे बुनियादी हक के लिए भी इन्हें कितना लड़ना पड़ता है, हमें कितना कुछ साबित करना पड़ता है। यहाँ जब स्टूडेंट्स ने अपनी परेशानियों और दिक्कतों को सामने रखना शुरू किया तो फिर वो रुके नहीं। यहाँ पे तो पढ़ाई वैसे ठीक होती है, सारी क्लासेस लगती हैं, बट यहाँ पे अभी एमएससी के मतलब क्लास से कॉलेज नहीं है यहाँ पे, ओनली बस बीएससी बीए ही है बस। और बाकी कोई कोर्सेज यहाँ पर नहीं है? नहीं, यहाँ पे बाकी कोई कोर्स नहीं है, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सभी माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने तो नहीं भेज सकते, सभी तो ग्रेजुएट नहीं होते हैं करके, इसलिए यहाँ पे बाकी क्लासें खुलनी चाहिए। जैसे एमएससी भी खुलना चाहिए, एमए की क्लासेस लगती हैं लेकिन बहुत कम लगती हैं यहाँ पे। ओनली बीएससी की फुल क्लास लगेंगी और बीए वालों की पूरी क्लास लगती है बस। हाँ, हम लोग जो पेपर है बहुत पहले मई में ही कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आ पाया है
और स्कॉलर टाइम पे नहीं आती है। एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट 6 माह हो गए, रिजल्ट नहीं आया हमारा, तो कम से कम 2 माह में 2.5 माह में तो रिजल्ट आने चाहिए थे। छात्राएं जो अकेले आती हैं उन्हें आने की सुविधाएं भी मतलब कॉलेज से थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ अकेले आते हैं, उन्हें शिक्षा अहम मुद्दों में पैसे देकर ज़्यादातर कि जितना उन्हें किराया देना पड़ता है उसके बाद वो आते हैं, फिर जाने के लिए उन्हें अलग से देना होता है, फिर कॉलेज में अलग उन्हें मतलब ऐसे जमा करने होते हैं, उसके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। मैंने महसूस किया कि बरघाट के युवा पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन हाँ, इस इलाके के लिए ये सभी लोग कुछ बेहतर होते देखना चाहते थे, विकास चाहते थे। कॉलेज में मेरी बातचीत कुछ युवा पॉलिटिशियंस से भी हुई। मुझे ये मालूम चला कि इस इलाके की बड़ी आबादी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले लोगों की है, इसलिए कॉलेज आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स आदिवासी और पिछड़े इलाकों से हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ आधे से ज़्यादा आप कहेंगे 90% जो कोर्सेज हैं वो जन भागीदारी से चलाए जाते हैं, जिसके कारण जो गरीब बच्चे हैं 5, 5.5, 6 हज़ार रुपये फीस का भार यहाँ पे बच्चों को जूझना पड़ता है। हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है पूरे ही मतलब कि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक हैं। आप कॉलेज जाएंगे चाहे स्कूल जाएंगे, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी जो रहेंगे वो लड़कियाँ अधिक मिलेंगी। हमारी जो बेटियाँ हैं जो कॉलेज आती हैं, स्कूल आती हैं, वो दूर दराज गांव से आती हैं, जो ट्राइबल गांव से आती हैं, उन लोग को आने जाने में असुविधा होती है। जैसे कहीं पुलिया नहीं है, बरसात के दिनों में वह बच्चियाँ कॉलेज स्कूल नहीं आ पाती, उनके लिए पुलिया बनना चाहिए। और साइकिल से आते हैं तो उनके लिए कुछ बसों की सुविधा होना चाहिए, ये मेरा स्वयं का कहना है। सुरक्षा के प्रति तो पूरे समाज की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर है। महिला थानों से लेकर और सारी व्यवस्थाएं हैं, और एट्रोसिटी यदि होता है क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है ट्राइबल्स के लिए, तो उसके लिए भी अलग से थाने हैं। तो शासन ने सुरक्षा के लिए तो पूरे सभी समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की है। ये सच है कि बात सिर्फ समस्याओं पर नहीं होनी चाहिए, उनका समाधान भी खोजना जरूरी है। लेकिन बरघाट जैसी छोटी जगह पर बढ़ती आबादी के हिसाब से रोजगार पैदा करना भी आसान काम नहीं है। समय सुबह के 11:30 बजे, पीजी कॉलेज कटंगी। शहर के युवाओं से मिलने के लिए मैं पहुंचा राजा भोज गवर्नमेंट कॉलेज। यहां पहुंचते ही मेरा सामना फर्श पर बनी रंग बिरंगी रंगोली से हुआ। ये देखने के बाद मुझे इतना तो तय लगा कि यहाँ पर युवाओं से कुछ अच्छी और मीनिंगफुल बातचीत होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि हम मजेदार रील्स बनाने वाली जनरेशन से हैं। कैमरे का सामना करना हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं रह गई। लेकिन जब मैं कटंगी के इस कॉलेज में पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरी ये सोच इतनी भी सही नहीं है, क्योंकि क्लास में मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट कैमरा देखकर हिचकिचा रहे थे। ऐसे में जरूरत थी उन्हें थोड़ा वक्त देने की, उन्हें सहज महसूस कराने की। मुझे सोशल वर्क की ये क्लास खास लगी। इसकी खूबी ये थी कि इसमें अलग अलग उम्र के स्टूडेंट नजर आ रहे थे। लड़कों के बीच लड़कियां भी अच्छी खासी तादाद में थी। कुछ हाउसवाइफ्स भी थी जो टाइम मैनेज करते हुए यहाँ पढ़ने आती हैं। जिस तरह से हमारे संडे के दिन MSW की क्लासेस का यहाँ संचालन होता है, तो हमें वैसी सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें प्रोजेक्टर से पढ़ाने का ऐसा हमें पता चला है कि हमें उसी से पढ़ाना है, तो वो सारी सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। जो पढ़े लिखे युवा हैं ये ज़्यादातर बेरोजगार है। नेता लोग तो सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं जब वोट चुनाव का टाइम आता है। उस क्षेत्र का विकास हुआ? क्षेत्र का विकास जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से नहीं हो पाया है सर। यहाँ का युवा चाहता है एक शिक्षा जो अच्छी हो। शिक्षा के क्षेत्र में बालाघाट जिला वैसे भी अव्वल रहता है हमेशा से। हमारी समस्या है रोजगार और दूसरी स्वास्थ्य। पहले जो छात्र संघ चुनाव होते थे इसमें युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता था, तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता था। तो जो बंद हो चुके हैं तो वो यहीं पे अगर फिर शुरू हो तो अच्छा रहे। शायद यही वजह है कि लोग पॉलिटिक्स में भी युवा लीडरशिप की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। ये लोग ऐसा समझते हैं कि इनसे जुड़ा कोई युवा चेहरा इनके लिए मौका और माहौल क्रिएट कर सकता है। इसी बीच क्लास में बैठे एक दिव्यांग ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करना चाही। माइक सामने आते ही मानो उसके दिल का दर्द बाहर निकल आया। ये जो बैटरी से चलती है, संचालित होती है,
उन साइकिलों का इतना बुरा हाल है कि मतलब आपको दे दी गई मगर उनका कोई देखने वाला नहीं कि मतलब उसके पास क्या हुआ। अब उसको अगर रिपेयर करने जाते हैं तो विकलांगों के पास उतना पैसा नहीं है। उनको जो पेंशन मिलती है सिर्फ 600 रुपये मिलती है। अब वो 600 रुपये में अब क्या कर सकता है। मेरा तो परिवार सपोर्ट करता है, मगर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मजबूरी में जो चल नहीं पाते हैं उनको भी काम करना पड़ रहा है। वो बेचारे बियर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बॉटल के सील पैक कर रहे हैं और वो जमा कर रहे हैं। एक छात्रा ने मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले काम का जिक्र किया, साथ ही उसके परिवार के सामने आने वाले आर्थिक संकट की भी बात रखी। हम लोग कुछ चीज़ में जुड़े, जैसे मनरेगा जो ग्राम सामाजिक एनिमेटर सोशल ऑडिट का काम रहता है वो हम लोग करते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसा है कि इसमें कुछ भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। कई सारे बेरोजगार हैं इसमें, जैसे लगे तो है इसमें, लेकिन कुछ दिन काम करते उसके बाद खाली रहते पूरे टाइम। तो गवर्नमेंट तक ये जाए हमारी बात की कम से कम उन लोगों को आगे तक रोज़गार मिले, कम से कम नियमित काम मिले और नियमित रोज़गार मिले। इस क्लास में ऐसी लड़कियां भी हैं जो कॉलेज तक आने के लिए रोजाना कई किलोमीटर का सफर अपनी साइकिल से तय करती हैं। ये दूरी इनकी हिम्मत तो नहीं तोड़ पाती, लेकिन कुछ सहूलियतें मिलें तो जिंदगी थोड़ी आसान होगी। सर मैं तो साइकिल से ही आती हूँ, सुबह साइकिल से, और फिर मेरी छुट्टी हो जाती है 12 बजे के बाद, और संडे को कॉलेज रहता है मेरा 10:30 से। यानी कि 10 किलोमीटर आप हर दिन साइकिल से आते हैं? यस सर। इस क्लास में शादीशुदा छात्राएं भी हैं। इलाके के विकास से ये खुश नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो अभी नाकाफी है। पूरा परिवार को संभालना होता है, फिर सब बच्चे भी हैं उन्हें भी संभालना होता है, घर का पूरा काम करना होता है। उसके बाद ही हम भी यानी अपने गांव में रहते हुए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करें और आगे बढ़े। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या कि हमारे गांव में रोजगार नहीं है, रोजगारों के साधन अभी उपलब्ध नहीं है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि जो भी सरकार है जैसी भी है वो सबसे पहले रोजगार उपलब्ध करा। समस्याएं तो बहुत होती हैं, पर ऐसा है सबको एडजस्ट करके चलना होता है, सबको संभाल के चलते हैं। सूबे के इस कोने में कुछ लोगों के लिए बेहतर एजुकेशन भी किसी नेमत की मानिंद है। जो लोग सहूलियतों की छांव में पले हैं वो इन छात्रों की चुनौतियों को शायद ही समझ पाएंगे। ऐसे ही किसी हिस्से से मैं भी आता हूं, इसलिए इनके रास्तों की मुश्किलों से वाकिफ हूं। दोपहर 12 बजे पीजी कॉलेज सिवनी। जब मैं सिवनी के पीजी कॉलेज पहुंचा तो सबसे पहले मुझे जिस चीज ने अट्रैक्ट किया वो थी इस कॉलेज की लाल रंग की इमारत। ये बिल्डिंग मुझे भारत में ब्रिटिश पीरियड की याद दिला रही थी। जब पता किया तो मालूम चला कि कॉलेज अंग्रेजों के दौर का ही है। इसे 103 साल पहले बनाया गया था। लाल पत्थरों से बने इस कॉलेज में कई डिपार्टमेंट लगते हैं। पीले रंग की ये नई बिल्डिंग भी इसके साथ ही लगी हुई है। मैं इस बड़े से मैदान के बीच स्टूडेंट से बात करने पहुंचता हूं। इलाके में एजुकेशन को लेकर बच्चों की सोच मिली जुली है, हालांकि शिकायतें फिर भी ज़्यादा हैं। जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो लेट हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है उसमें आधे बच्चे फेल हो रहे हैं, फिर उसकी एक्स्ट्रा फीस लेके जो अपना फेल का सर्टिफिकेट बात पे डल रहा है, जो एप्लीकेशन बात पे डल रहा है तो उसकी एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 7 लोग के स्टाफ से यूनिवर्सिटी की पूरी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है, लेकिन हम LLB करने के बाद हमको LLM करने के लिए जबलपुर जाना पड़ता है। जैसे कि हमारे लॉ कॉलेज में सिर्फ 80 ही सीटें हैं, जो सिवनी शहर के लिए बहुत कम है। लगभग हमारे लॉ कॉलेज में भी यानी कि 5 से 7 रूम है जिसमें हम बैठ के पढ़ाई कर पाते हैं। हमारे लॉ कॉलेज की कोई बिल्डिंग नहीं है, हम पीजी के कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतनी सारी नीतियाँ ला रही है, सब कुछ ला रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है रेदर देन फोकसिंग ऑन एजुकेशन। सर लोगों के पास इतने सारे काम होते हैं कि वो पढ़ाई में ज़्यादा वो नहीं कर पाते, क्लासेस नहीं ले पाते, और जितनी भी नीतियाँ होती हैं उनका प्रचार करना उसमें वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। देश के कुल वोटरों में एक बड़ा हिस्सा युवा वोटरों का है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर उनकी ये नाराजगी बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। ऐसे में ज़रूरत है उन्हें सुने जाने की और उनकी तकलीफों और परेशानियों को दूर करने की। दोपहर 12:30 बजे सिवनी बरघाट रोड। बरघाट कॉलेज में युवाओं से बातचीत शानदार रही। अब बारी थी यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को समझने की। इसमें मेरी मदद करने वाले थे हमारे महाकौशल के ब्यूरो हेड निशांत बिसेन।
शहर के बाहरी हिस्से में ही निशांत मुझसे मिलते हैं। वो भारी मसरूफियत के बीच भी हम युवा रिपोर्टर्स से मिलने के लिए इलाके के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य ये एक क्षेत्र है और प्रदेश भर में इसकी पहचान इसी तरीके से है। लंबे समय से ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जब परिवर्तन की लहर चली थी तो यहाँ पर कांग्रेस विजयश्री हासिल करने में कामयाब रही थी। अर्जुन सिंह काकोड़िया यहाँ पर एमएलए हैं। इस इलाके में पलायन एक बड़ी समस्या है। जाहिर है कि इस पलायन की वजह रोजगार का ना होना है। आपने जब युवाओं से भी इस क्षेत्र में बात की होगी तो आप समझ पाए होंगे कि उन्हें रोज़गार की कितनी दरकार है, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति कमाने के लिए या तो नागपुर का रुख करता है या तो फिर रायपुर का रुख करता है या फिर महाराष्ट्र के किसी और बड़े शहर का रुख करता है। तो अगर उन्हें अपने ही क्षेत्र में इंडस्ट्री मिल जाती है तो ये बहुत उनके लिए उपयोगी हो। निशांत बिसेन बड़ी बारीकी से हमें बरघाट का सियासी गणित समझाते हैं। मन तो करता है बातचीत चलती रहे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। दोपहर 1 बजे दिघोरी टेम्पल सिवनी। सिवनी से नेशनल हाईवे 44 पर करीब 16 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद राहीवाड़ा नाम का गांव आता है। यहां से पश्चिम में 8 किलोमीटर और चलने पर दिघोरी पहुंचा जा सकता है। मैं इस जगह इसलिए आया हूं क्योंकि हिंदू धर्म मानने वालों के लिए ये जगह बेहद खास है। यहाँ मौजूद गुरु रत्नेश्वर मंदिर पर आसपास के लोगों की बड़ी श्रद्धा है। दिघोरी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। यहाँ साल 2002 में एक स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसके बाद इस जगह पर श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ गया। दिघोरी टेम्पल दक्षिण भारतीय शैली में बना है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक हॉल आता है जहां नंदी महाराज बैठे हुए हैं। इसके आगे जाने पर पड़ता है गर्भगृह, जिसमें स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। बर्फ की चट्टानों के बीच कई वर्षों तक पत्थरों के नीचे दबे रहने से स्फटिक शिवलिंग बनता है। यहाँ जो शिवलिंग है वो कश्मीर से यहाँ लाया गया था। हिंदू धर्म में स्फटिक शिवलिंग की पूजा बेहद अहम मानी जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस जगह पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा होने लगा। मंदिर के पुजारी चाहते हैं कि यहाँ इंतजाम और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। पानी की कमी 2 बार होती है, एक तो अप्रैल से लेकर जून तक और एक अभी चल रही है। इस कारण पानी की कमी होने के कारण इसका सुंदरीकरण में काफ़ी दिक्कत आ रही है। सुचारू रूप से मंदिर चले, भगवान की पूजा हो, साफ सफाई हो, यही हम क्षेत्रवासी कर सकते हैं। कोई विशेष यहाँ एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ ये पूर्णतः विकसित है और पूर्णतः प्रतिष्ठित स्थान है। दिघोरी के रहने वाले नितिन डेहरिया बताते हैं कि उनका इलाका आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यहाँ से यदि सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाए या फिर डबल रूट सड़क बना दी जाए तो एक ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत खत्म हो जाएगी। जहाँ तक रोजगार की बात है तो इस छोटे से इलाके में इस मंदिर के अलावा कोई और ऐसी जगह दिखाई नहीं देती जिसकी बुनियाद पर यहाँ नौकरियाँ पैदा की जा सके। हालांकि नितिन के पास कुछ आइडियाज़ ज़रूर हैं। 2 के हिसाब से यहाँ पे हालांकि पथरीला एरिया है, पत्थर वाला एरिया है, तो यहाँ पे मतलब क्रेशर ही एक मतलब वो है। और यदि सरकार कुछ उद्योग स्थापित करना चाहे तो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में पर्याप्त ज़मीन है सरकारी, जिससे सरकार चाहे तो यहाँ पे कोई भी उद्योग स्थापित कर सकती है, जिससे लोकल क्षेत्र के युवाओं को उससे रोजगार मिल सकता है। दोपहर 1:30 बजे कटंगी। कटंगी की इस कॉलेज से निकलते ही मेरे मन में कुछ सवाल थे जिनका जवाब तलाशना जरूरी हो गया था। इसके लिए मैं जा पहुंचा नगर परिषद के ऑफिस तक। योगेंद्र बड्डू ठाकुर नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। वो रवायती नेताओं से अलग सोच रखते हैं और उनसे बातचीत में ये चीजें नुमायां भी होती है। युवाओं को क्या है, सही उनके टैलेंट को पहचाना नहीं गया अभी तक। यहाँ पे बहुत संभावना है कटंगी क्षेत्र में। यहाँ जैसे भरपूर मात्रा में मैंगनीज है, कई प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं, मगर इस ओर किसी भी ऐसे राजनेता का ऐसा ध्यान नहीं गया है। अब सड़क, नाली और पुलिया तो हर कोई बना लेता है, मगर यहाँ के युवाओं के लिए एक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, इस टाइप की सोच वाले नेताओं की हमको जरूरत है। यहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार लाना इतना आसान भी नहीं है। कुछ चुनौतियां हैं जो सामने मुश्किलें खड़ी करती आई है।
विक्रम देशमुख इलाके के कद्दावर नेता केडी देशमुख के बेटे हैं। केडी 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी रहे हैं। पेशे से इंजीनियर रहे विक्रम पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी की जॉब छोड़कर राजनीति में आए हैं। वो अपने पिता से प्रभावित हैं और खुद भी उम्मीदों से भरे हुए हैं। उच्च शिक्षा के लिए मुझे गोंदिया ना जाना पड़े, इसका प्रबंध हम लोगों ने, पूज्य पिताजी ने केडी देशमुख जी के द्वारा किया गया है। कटंगी का युवा एमएससी तक की शिक्षा, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स कटंगी में रह के ही हासिल कर सकता है। बीजेपी के युवा जिला उपाध्यक्ष गौरव सिंह पार्थी मानते हैं कि उनके इलाके का यूथ आज के जमाने से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी उम्मीदें भी बड़ी हैं। ये दिल मांगे मोर का मोटो लेकर चलने वाले आज के नौजवान सिर्फ भागीदारी ही नहीं बल्कि लीडरशिप भी चाहते हैं। आज की तारीख में जब पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है तो वो सारी चीज़ों को समझ रहा है, उसकी अपेक्षाएं हैं और मैं समझता हूँ उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। जब आप युवा नेतृत्व लाएंगे तो वो उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करेगा, दिशा देगा और उसमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहे। लेकिन जब तक युवा नेतृत्व सामने नहीं आएगा, युवाओं की इच्छा पूर्ति करना थोड़ा कठिन रहेगा। समय दोपहर 3 बजे, बालाघाट। दोपहर शाम में बदलने को थी। वक्त था शहर के एक जाने माने कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल से मिलने का। राजेंद्र अग्रवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। उनके मुताबिक शहर में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना एक बड़ा चैलेंज है। वैसे ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बालाघाट में आप व्यापार को कैसे देखते हैं? बालाघाट में व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत संभावनाएं हैं। राजनीतिक रूप से जो प्रभावी होना चाहिए उतना प्रभाव भी नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल का ये मानना है कि बालाघाट में रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं, मगर सरकार को मजबूती से इसके लिए काम करना होगा। दोपहर 3:30 बजे, सब्जी मंडी बरघाट। गांधी चौक शहर का मुख्य हिस्सा है। यहाँ पास ही में सब्जी मंडी लगती है। इस वक्त मंडी में भीड़ नहीं है और दुकानों के आसपास इक्का दुक्का ही ग्राहक नजर आ रहे हैं। लोगों से बात करने के लिए ये एक सही समय है। मैंने देखा कि इस मंडी में कई युवा व्यापारी भी हैं जो सब्जी की दुकान सजाए बैठे हैं। इनके मुताबिक बरघाट में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है। यहाँ विकास तो हुआ है और अब भी जारी है। हालांकि मुझे कुछ बुनियादी मुद्दे यहाँ भी नजर आए, जैसे बिजली, पानी और मेडिकल फैसिलिटीज। इस मंडी में सब्जी बेच रहे कई युवाओं ने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। जाहिर है कि कोई पढ़ाई छूटने की वजह से यहाँ आया तो कोई अपने परिवार के लिए पैसे कमाने। कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? मैं तो अभी बचपन से कर रहा हूँ, बट मेरे पिताजी हैं वो 25 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आप कितने साल के? मैं 22 साल। और आप कब से बैठ रहे हैं यहाँ पर? मैं 15-16 साल का था तब से बैठ रहा हूँ। मात्र पानी की और बिजली की व्यवस्था नहीं है, बाकी सबकी व्यवस्था है। बैठने की बढ़िया, सामान वगैरह रखने की बिक रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डेली बाजार लग रही है। देवेंद्र यादव 11वीं में पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी उनके लिए जरूरी बन गया है। मंडी के बंद होते ही वो घर जाकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। काम के साथ साथ पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन देवेंद्र इसे मैनेज करना सीख गए हैं। इन छोटे कारोबारियों से पता चला कि कोरोना के बाद हर किसी पर असर पड़ा है और इनका भी कारोबार इस बदलाव से नहीं बच सका। मैम, पहले से देखा जाए तो पहले लॉकडाउन के पहले जो प्रॉफिट था और आज के जो मार्जिन देखा जाए तो आज का मार्जिन देखा जाए तो 5% हो गया मैम। पहले बहुत कम मार्जिन, पहले ज़्यादा मार्जिन था, लेकिन अब मार्जिन बहुत कम हो गया पहले की अपेक्षा। और मार्जिन अब बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है मैम। मार्केट में जो माल बेच रहे हैं अपन, तो उसमें मार्जिन नहीं मिल रहा है पहले से अपेक्षा। शाम 4 बजे, अंबेडकर चौक, बालाघाट। जब मैं अंबेडकर चौक के पास पहुंचा तो मेरी मुलाकात हुई संकेत पटले से। मुरली पराठा सेंटर नाम की इस छोटी सी दुकान को संकेत अपने पिता के साथ मिलकर चलाते हैं। उनके हाथों बने करारे और स्वादिष्ट पराठे लोगों को खूब भाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संकेत अपने इस काम से खुश नहीं है। ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है कि ये होने चाहिए और उसी के बेसिस पे हम वोट देंगे? सबसे पहले तो रोजगार तो बहुत
लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल वैकेंसी बंद हो गई है। सबसे मेन मुद्दा तो वही है। अगर कहीं जॉब होती तो हम आज ठेले में काम नहीं करते होते। इस चौराहे से शहर कई हिस्सों में बंट जाता है। एक सड़क है जो जाती है सरकारी इमारतों की ओर, जो लंबी चौड़ी और साफ सुथरी है। एक सड़क और है जो लेकर जाती है शहर के पुराने हिस्से में, भीड़ भरे बाजारों में। विकास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। वो दिन भर डॉक्टरों के क्लिनिक्स के चक्कर लगाते रहते हैं। जरा देर की फुर्सत मिली तो पराठे की इस दुकान पर भूख मिटाने चले आए। नौकरी ऐसी है कि बाइक से शहर भर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमसे बात हुई तो वो चमचमाती सड़कों की हकीकत बयां करने बैठ गए। बालाघाट का डेवलपमेंट तो बहुत स्लोली हो रहा है और जहाँ जहाँ डेवलप है वहीं पे हो रहा है। जहाँ पे डेवलप नहीं है वहाँ से तो कहना ही छोड़ दी। जैसे ये चौक है अपने नेहरू चौक, यहाँ पे जो पहले से रोड अच्छी थी, ठीक, उसे ही डबल से अच्छी कर दिया गया। उसके थोड़े से आगे जाएंगे 100-200 मीटर दूर आप देखेंगे कि रोड फिर से वैसी ख़राब है। जहाँ पे बालाघाट बोलना चाहिए हाईलाइट हो रहा है, वहीं पे वो लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे नहीं दिख पा रहा है वहाँ पे वैसा ही है। बालाघाट सूबे के किसी भी छोटे शहर की तरह ही लगता है। वैसे इसे बड़ा कस्बा कहें तो ज्यादा ठीक होगा। बिखरा ट्रैफिक, बेतरतीब दुकानें और बेढब पार्किंग इसकी तबीयत में खालिस देसी रंग भरती है। शहर के हनुमान चौक पर जब मैं इन उलझे नजारों को सुलझाने में लगा हुआ था, तभी मेरी नजर एक नमकीन की दुकान पर खड़े इस लड़के पर पड़ी। बिखरे बाल, गहरे रंग और बोलती आंखों वाला ये लड़का अपना नाम मर्द बताता है। अब ये नाम कितना असल है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इसके यहां तक आने की कहानी दिलचस्प है। तमिलनाडु के सेल्लम से यहां इतनी दूर आकर चिप्स और नमकीन बेचने वाले मर्द को इस शहर और सूबे से ऐसी मोहब्बत हुई कि उसने वापस अपने शहर जाने का ख्याल छोड़ दिया। अब वो बालाघाट में रहते हुए यहाँ साउथ का जायका घोल रहा है। तमिलनाडु से यहाँ कैसे आ गए? ऐसे आया भैया दुकान घर खोलने का। दुकान कौन आया था? आप ही आए थे? भाई पापा आया था। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पे? धंधा करने आया था भैया जी। अच्छा, वहाँ पे धंधा नहीं है? वहाँ पे तो ढेर सारी दुकान है। अच्छा, तो ये बालाघाट ही क्यों आए? बालाघाट अच्छा भी है। अच्छा है। क्या अच्छा लगा है बालाघाट? बालाघाट सभी अच्छी है, शहर भी अच्छा है, लोग भी अच्छी है, धंधा में भी अच्छी है। सिनेमा नए किरदार गढ़ता है, पर्दे पर भी और असल जिंदगी में भी। इस लड़के यानी मर्द को देखकर लगता है मानो किसी मसाला फिल्म से निकलकर एक अतरंगी सा कैरेक्टर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। वैसे मर्द किसका नाम होता है भला? शाम 4:30 बजे बरघाट शहर। चाय की दुकान पर मेरी मुलाकात माँ और बेटी की इस प्यारी जोड़ी से हुई। आरती यादव 17 साल की हैं। अभी 3 साल हुए हैं इसे अपनी माँ लक्ष्मी के साथ इस दुकान पर काम करते हुए। घर चलाने की मजबूरी ऐसी है कि 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आरती ने अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू किया। आरती कैमरे पर बात नहीं करना चाहती, थोड़ी झिझक है और थोड़ा डर। वो बार बार मना करती हैं, लेकिन मैंने उसे आखिरकार मना ही लिया। कब से यहाँ पर चाय की टपरी पर काम कर रहे हैं? फिर भी 3 साल। पिछले 3 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आप स्कूल जाती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 10वीं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? कन्याशाला। अभी आप कुछ कह रहे थे कि आपने स्कूल छोड़ दिया, क्या कारण रहा उसका? मैंने एग्ज़ाम्स के समय हो गई थी तबीयत ख़राब, तो एग्ज़ाम्स नहीं दी। एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी गवर्नमेंट से क्या अपेक्षाएं, आप क्या चाहती हैं कि और लड़कियों के लिए कहें या विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल? सारी सुविधाएं होना चाहिए, जैसे अच्छी पढ़ाई लिखाई, स्कॉलरशिप, अच्छे पढ़े लिखें। आरती को देखकर मैं खुद को काफी प्रिविलेज मानने लगी हूँ। यह एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में कितना कुछ मिला है। ये सच है, कई लोगों के पास इतनी सहूलियतें नहीं होती। मुझे अपनी जिंदगी का शुक्रगुजार होना चाहिए, हम सभी को ही। समय शाम 5 बजे, काली पुतली चौक, बालाघाट। दिन ढलने को है। शहर के काली पुतली चौक पर लोगों का मजमा लगा हुआ है। रोजाना यहाँ ऐसी ही भीड़ लगी होती है। चाय के शौकीनों के लिए ये उनकी मनपसंद जगह है। दुकान का नाम है चुलबुल टी हाउस।
पतीले में उबलती ये चाय सन 84 से ऐसी ही उबल रही है। ये उतनी ही कड़क है और उतनी ही जायकेदार। इस दुकान के मालिक का कहना है कि शहर का विकास भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी कुछ नहीं बदला। तो क्या लगता है शहर में विकास हो रहा है? बालाघाट में नेता लोग काम कर रहे हैं? जैसा पहले विकास था अभी वैसे ही, अभी कुछ ऐसा कुछ आगे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, क्या लगता है क्या कमी है? क्या कमी है कुछ समझ नहीं आ रहा ना लोगों को। जैसे पहले था आज भी वैसा ही है। अगर यहाँ रोजगार रहता तो युवा लोग बेरोजगार लोग बाहर क्यों जाते। शाम 5:15 बजे कटंगी शहर। कटंगी में मेरे साथी बने शहर के युवा इंडस्ट्रियलिस्ट वरुण देशमुख। इस इलाके को लेकर वरुण बारीक से बारीक जानकारी भी मेरे सामने रखते गए। इससे यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने में मुझे काफी मदद मिली। जो बेसिक दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो होती हैं, जो सरकार की होती हैं, वो एक थोड़ा समस्या पैदा करती है। वो उसमें अगर सरकार मदद करे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भाई चीज़ों को सिंपल कर दिया जाए। और दूसरी है फाइनेंस। एक होता है धंधा शुरू करना और उसके बाद उसको पोषण करना, तो फाइनेंस के लिए भी सरकारें कोशिश करती हैं। बस वो ये थोड़ा जो रेड टेपिज्म जो हम कहते हैं, जो एक लाल फीता शाही जो चलती है, उस पर अगर थोड़ा और सरकार काम करेगी, सहजता से हो जाए। सतपुड़ा के इस हिस्से में गोधूली बेला का वक्त है। असंख्य गायों का ये झुंड चरवाहों के साथ घरों की तरफ लौट रहा है। तब सौरभ बालाघाट में वैनगंगा नदी के तट पर शंकर घाट की ओर बढ़ रहे हैं। सूरज अपनी रफ्तार पर था। इससे पहले कि वो बाय बाय कह देता, मुझे शंकर घाट पहुंचना था। किसी ने यह बताया था कि वैनगंगा नदी से डूबते सूरज का नजारा बेहद खास होता है। मैंने पाया कि शंकर घाट एक खूबसूरत जगह है। इसे बतौर टूरिस्ट स्पॉट और बेहतर किया जा सकता है। शहर से दूर ये वो जगह है जहां रोजाना लोग अपने परिवार के साथ आना पसंद करते हैं। बालाघाट बहुत ही अच्छी नेचर से पूरा रिलेटेड है। बहुत अच्छा है बालाघाट जो शहर है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो आता है वो यहीं बस जाता है। हाँ जी, बहुत डेवलप है। यहाँ सेलिब्रिटीज़ आते हैं बहुत बड़े बड़े, बालाघाट में वो लोग स्टे करते हैं, फिर कान्हा जाते हैं वो लोग। इस जगह भगवान शिव का प्राचीन सिद्ध मंदिर है। यहाँ अपना पहला कदम रखते ही मैं ये जान गया था कि दिन को खत्म करने के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने तेजी से घाट की तरफ बढ़ना शुरू किया। इधर मंदिर की लंबी हो चुकी परछाई जैसे ही मेरे शरीर पर पड़ी तो एहसास हुआ कि मौसम में ठंड घुलने लगी है। एक और कानों में घर लौटते पंछियों की चहचहाहट पड़ रही थी, तो वहीं पेड़ों से छनकर आ रही धूप से दिन भर की थकान धुल गई। शाम की सुनहरी आभा मन में उस एक भाव को जगाने की कोशिश में थी जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। हमें जिंदगी में ऐसे मौके कम ही मिलते हैं जब हम खुद के इतने करीब होते हैं। कुदरत से नजदीक खुद को जानने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। काश कि हम ऐसे पल रोजाना जी पाते। यहाँ वैनगंगा नदी का पानी ठहरा हुआ है। हरे पानी पर दूर तैरती नौकाएं अंधेरा होने से पहले मुसाफिरों को किनारे पर पहुंचाने की जल्दी में हैं। पर यहाँ मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं हर नज़ारे को दिल भर कर देख लेना चाहता हूँ, अपने जहन में कैद कर लेना चाहता हूँ। कौन जाने वैनगंगा के इस किनारे पर फिर मेरा आना हो या न हो। जब इन पथरीली चट्टानों से सूरज की आखिरी किरणें टक्कर ले रही हैं, तब मैं शून्य हो चुका हूँ, गहरे सुकून में हूँ। उधर आग का लाल गोला आज के लिए विदा ले रहा है। रात 8 बजे सिवनी। रात होते ही मैं सिवनी की सड़कों पर था। गलियों बाजारों से होते हुए शहर के चौराहों तक का मैंने जायजा ले लिया। मोटे तौर पर ये मुझे एक शांत, साफ सुथरा और सलीकेदार लोगों का शहर लगा।
सिवनी में एक चौक है, वहाँ पे चाय स्टॉल खोले हैं, द टपरी टी स्टॉल। तो रोहित, आपको ये आइडिया कैसे लगा कि टी स्टॉल खोलना चाहिए? जी सर, मेरे को लगा था, मैं बहुत परेशानी में था तो मैंने स्टार्ट किया था। घर वालों से लेकर 10,000 रुपये में काम। जो युवा वोटर हैं तो वो शासन से, प्रशासन से क्या मांग करना चाहता है? रोजगार सर। जी। डल सागर तालाब इस शहर का सबसे खास हिस्सा है। वो कहते हैं ना, हैपनिंग प्लेस। 50 एकड़ में फैले इस तालाब के चारों तरफ साफ सुथरे घाट हैं। यहाँ शाम होते ही ठंडी हवा बहने लगती है। मेरे साथ शहर के कुछ जागरूक लोग जुड़े और कुछ युवा भी। हमारा जिला या हमारा शहर जो है बड़े बड़े उद्योगों को लेकर, रोजगार को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर या बड़े ऐसे शिक्षा संस्थानों को लेकर आज भी जद्दोजहद में लगा हुआ है और शासन प्रशासन में बैठे लोगों और पार्टियों की तरफ देख रहा है। स्वास्थ्य के लिए हमें लगभग नागपुर जाना पड़ता है, जो बहुत अच्छा वहाँ पे हमको मतलब इलाज मिल पाता है। तो भले ही चाहे व्यवस्थाएं जैसी भी हों, पैसे से भी हों, तो वैसी व्यवस्थाएं यहाँ भी हो जाएं तो स्वास्थ्य के लिए एक निश्चिंतता आ जाएगी। युवा वर्ग के लोग जो हैं कि दर दर भटक रहे हैं आज एजुकेशन लेके, और आर्थिक तंगी के कारण बहुत मतलब चुनौतियां भरे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। पूरा परिवार मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है। तो इस बात पर शासन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फोकस करना चाहिए। इस सिटी को लेकर मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इस शहर के लोग मानते हैं कि उनकी प्यारी सिवनी अब भी पिछड़ी हुई है। बातचीत खत्म होने के बाद मैं इस तालाब के किनारे आ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मुझे बरबस ही भोपाल के बड़े तालाब की याद आ रही है। मेरी नज़र के सामने शांत ठहरा पानी है, जिसके चारों ओर रोशनी में लिपटा यह शहर है। ठंडी हो चली हवाओं के बीच मेरा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होने को है। ये एक शानदार दिन रहा। रात 8:30 बजे सावंगी मेला कटंगी। अंधेरा गहराने तक हम सड़क पर थे। उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरा ये कच्चा रास्ता हमें सावंगी ग्राम की ओर लेकर जा रहा था। घुप अंधेरे में जंगलों के बीच से गुजरते हुए मेरा मन रोमांच से भर उठा। मुझे बताया गया कि सावंगी में कोई मेला लगा हुआ है। जब मैं पहुंचा तो यहाँ मेले जैसा ज्यादा कुछ नहीं था। या तो ठंड की वजह से लोग घरों को लौट गए थे, या फिर मैं ही गलत वक्त पर चला आया था। 2-4 दुकानों के अलावा सब कुछ बंद नजर आया। हालांकि हमारी टीम को देखकर जल्द ही गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। सूबे के इस हिस्से में ठंड बढ़ने लगी है। जलते अलाव के आसपास कच्ची उम्र के लड़के जुट गए हैं। उनके साथ ही कुछ युवा हैं, कुछ अधेड़ और कुछ बुजुर्ग भी हैं। मैंने जब माइक थामा और बातचीत शुरू की तो लोग शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ गए। गांव का विकास कितना हुआ है जब से आप देखते हैं? गांव का तो कुछ विकास दिखाई नहीं रहा है। गांव में हमको यहाँ से दिक्कत है, ये बरसात में तो रोड से हम जा नहीं सकते। पूरी रोड ख़राब रहती है बरसात में। बड़े मुश्किल से गाड़ी निकलती है, कहीं गाड़ी फंसती, कहीं कुछ फंसते, वैसे निकालते फिर गाड़ियाँ। तो कारण क्या है? इतना प्रसिद्ध इलाका है तो यहाँ रोड क्यों नहीं? अब वही, अब जो कुछ भी कह सकते हैं, पंचायत के मतलब जो जनप्रतिनिधि है, अपने जो सरपंच साहब है, तो इन लोग को इस रोड का नवीनीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव देना था ऊपर, तो नवीनीकरण हो जाता। ये क्या है, मरम्मत कर रहे हैं और चला रहे हैं रोड को। कितना समय हो गया इस रोड को? ये रोड तो मेरा क्या मानना है कि लगभग 20-25 साल पुराना रोड है। तो क्या 25 सालों से ऐसी स्थिति है? 25 सालों से ऐसी स्थिति। ये तो अभी कुछ इसको सुधार किया गया है। इसके पहले यहाँ पे आने में बहुत समस्या होती थी। टूटी फूटी सड़कें और बेकार कनेक्टिविटी यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है। इसे लेकर परेशान चेहरों को देखा तो मुझे थोड़ी देर पहले तय किया कच्चा रास्ता याद आ गया। बात है कि अभी रोड अभी जो है अभी वो अभी चलेगी, इसके लिए अभी टाइम लगेगा। तो जाने में परेशानी नहीं होती? बरसात, तुम तो यहीं रहते हो, बरसात होती होगी। हाँ, कभी अब तकलीफ होती है कभी कभार, कभी साइकिल दुखी रहती है। इस गांव में एक कुदरती कुंड है जो इसे धार्मिक महत्व की जगह बनाता है। मेला भी यहाँ इसी वजह से लगता है। मंदिर के पास मौजूद इस कुंड से साल भर पानी निकलता रहता है। ये पानी कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता।
मंदिर के इस हिस्से में कुंड के करीब ठंड ज्यादा है। लोग फिर भी अपनी बात रखने के लिए साथ आकर बैठे हैं। इस वक्त तक मुझे ये लगने लगा है कि मैं काफी लोगों से बातें कर चुका हूँ, पर गांव वालों के पास कहने के लिए अब भी बहुत कुछ है। मैं इस बार शिकायतें सुनने की बजाय समस्याओं का निपटारा कैसे हो, इस पर बात करना शुरू करता हूँ और युवाओं की तरफ से फटाफट तरकीबें भी आने लगती है। क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऐसी इंडस्ट्री का होना चाहिए या कुछ व्यापार बड़ा खुलना चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले तो चावल है, चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है, जो यहाँ का चावल बाहर जाता है, तो उसके लिए एक बड़ी मिल्स यहाँ पर हो। मैग्नीज के लिए आपको सब चीज़ बोली जा रही है कि मैग्नीज का यहाँ पर फेवर प्लांट हो, तो जो बाहर जा रहा है यहाँ का मैग्नीज, तो यहीं पर कच्चा लोहा बने और यहीं पर सबको रोज़गार मिले। ऊपर से ये रेत के लिए स्पेशली यहाँ पर ही रेत कटिंग, यानी बालाघाट ज़िले की रेत बालाघाट ज़िला में ही रहे, बाहर ना जा सके, तो वो रोज़गार भी यहीं वालों को मिलेगा। क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर में हूँ। एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे मुख्यतः कौन सी खेती आप करते हैं? हमारे यहाँ पे मुख्यतः धान की खेती मुख्यतः की जाती है, जो कि खरीफ में भी लगाई जाती है और अभी इस समय रबी में भी हमारे यहाँ पे धान की खेती होती है। कितना मुनाफा हो जाता होगा आपको? हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर क्विंटल की हम लोग बात करें तो 1 एकड़ में हमारे यहाँ पे खरीफ सीजन में अगर किसानों का औसतन एवरेज 15 से 18 का है, और अगर हम रबी सीजन में बात करें तो 20 से 22 क्विंटल हमारे यहाँ प्रति एकड़ में किसान उत्पादन ले रहा है इस समय में धान। खैर, मेरे लिए आज का दिन बेहद थका देने वाला रहा। जिंदगी में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब कुछ ही घंटों में आप इतने सारे लोगों से एक साथ रूबरू हो जाएं। एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपके साथ लोग बड़े विश्वास से जुड़ते हैं, बिना डरे बिना घबराए अपनी बात सामने रखते हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी का भार महसूस होने लगता है। मैं फिर सोचता हूँ, इसी सेटिस्फेक्शन के लिए तो इस प्रोफेशन को चुना है, और ये बात बड़ी तसल्ली देने वाली है। रात 9 बजे ग्राम पंचायत गर्रा, बालाघाट। वैनगंगा के किनारे बसा है ग्राम गर्रा। हालांकि पक्के मकान और सीमेंट की सड़कें देखें तो ये गांव कम कस्बा ज्यादा लगता है। अंधेरा गहराते ही हम गर्रा ग्राम पंचायत के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। यहां सड़क खत्म और गली शुरू हो जाती है। अलाव जल चुकी है, लोग जमा हो गए हैं और बंसल न्यूज की टीम तैयार है गांव के युवाओं से बात करने के लिए। वैभव बिसेन इस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करते हुए अच्छा खासा वक्त गुजारा है। पारिवारिक दिक्कतों की वजह से वो बालाघाट लौट आए। बिसेन बताते हैं कि शहर के साथ साथ अब गांवों में भी युवा पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि इलेक्शंस में भी युवा गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जब तक कि युवा सोच पूरे प्रदेश पे अपना लगाम नहीं पकड़ पाएगी, तब तक निचले लेवल पे भी जो है युवा अगर चुनाव जीत भी गया तो अच्छे से उतना वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेंटेलिटी जो होती है वो पुराने और नए के बीच का जो भेद होता है, जो एक एज डिफरेंस होता है, जो एक जनरेशन गैप होता है, वो कहीं ना कहीं मेजर जरूर करता है। बालाघाट में सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात देश में सबसे बेहतर है। यहाँ 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। इससे चुनावों में महिलाओं की भागीदारी खास बन जाती है। लेकिन क्या तादाद में ज्यादा होने के बाद भी यहाँ महिलाएं अपनी पसंद या नापसंद के उम्मीदवार को वोट देने के लिए आजाद हैं? घर के पुरुष या घर के जो प्रमुख रहते हैं वो तो नहीं आपके वोट को प्रभावित करते हैं? नहीं, हमारे घर के पुरुष लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं और हम ऐसा नेता लाना चाहते हैं कि जो विकास करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करे और महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करे। राज्य और केंद्र दोनों की ही योजनाएं विज्ञापनों में बड़ी अच्छी लगती हैं। सवाल ये कि लोग इनके बारे में कितना जानते हैं और क्या जमीनी स्तर पर वो इनका फायदा ले पा रहे हैं। सर, मुझे प्रधानमंत्री योजना का पैसा मिला है, लेकिन अभी आधा अधूरा है, उसमें भी मकान बन नहीं पा रहा है। गरीब मजदूर हैं हम लोग, 200 रुपए की रोजी कमा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो हम मकान कहाँ से बना सकते हैं। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिल रहा है। हाँ, एक आदमी पे मतलब 5 किलो। पहले तो हमारे इधर की रोड चौड़ी होना चाहिए, आजू बाजू ना नाली बनना चाहिए और लाइटिंग लगना चाहिए, क्योंकि नाले में हम लोग जाते हैं ना तो डर लगता है, बच्चे लोग गिर जाते हैं, कई लोग। बहुत सारी प्रॉब्लम है मोहल्ले में, पानी की समस्या, नल 2 ही नल है हमारे मोहल्ले में, बहुत दूर दूर से पानी ले जाते हैं हम लोग। ये सब होना चाहिए।
एक फ्लाईओवर के लिए इतने साल से तरस रहा है बालाघाट। इतने सारे केस होते हैं कुसमी रोड पे, पर यहाँ पे आज तक बस बोला जाता है फ्लाईओवर बन जाएगा बन जाएगा। कई सालों से बोला गया है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज चालू हो गया छिंदवाड़ा में, पर बालाघाट में आज तक उसकी नींव नहीं रखी गई है। मेरे लिए आज का दिन यहाँ खत्म होने को है। आम लोगों की मुश्किलें, शिकायतें, उम्मीदें और उनके सुझावों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब इस तेज जलती अलाव को देखता हूं तो सोचता हूं कि काश लोगों की सारी परेशानियां इसमें जलकर भस्म हो जाती, तो कभी इससे उठती लपटों में उम्मीदों को भी उठते देखता हूं। वो उम्मीद जिस पर बदलाव के ख्वाब टिके हैं। इन चारों युवा रिपोर्टर्स के लिए यह अनुभव बेशकीमती है। बेशक इनकी ये यात्रा थका देने वाली रही, लेकिन फील्ड पर मिला ये तजुर्बा इनके आगे के करियर में हमेशा इनके काम आए। अगले एपिसोड में देखिए बंसल न्यूज के युवा रिपोर्टर्स को मां नर्मदा के तट पर बसे होशंगाबाद में, जहां युवा किसानों के साथ वो सामना करेंगे इलाके के युवाओं का और जानेंगे उनके मन की बात।